નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરે છે અંતરંગ. આજે એક એવું વ્યક્તિત્વ કે વ્યક્તિત્વની પોતાની પહેચાન તો ખરી, પરંતુ બહુ જ ઓછા એવા લકી પર્સન હોય છે કે જેને જન્મની સાથે જ એક ઓળખાણ મળતી હોય છે. અને ઓળખાણ હોય છે તેના પરિવારની, ઓળખાણ હોય છે તેમના વડીલોની. સુનિલ શાસ્ત્રીજી આપણી સાથે છે. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીના સન, ફોર્મર મેમ્બર ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा અને उत्तर प्रदेश ना पूर्व मंत्री पण. सुनील जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में. मैंने जो शुरू में बोला कि बहुत ऐसे लकी चैप बहुत कम होते कि जिनको पैदा होते ही एक लेबल मिलता है, उनको एक पहचान मिलती है. बाकी लोग बहुत स्ट्रगल करते तब जाके उनकी एक पहचान मिलती है. सुनील शास्त्री जी सीधा ही आते ही लाल बहादुर शास्त्री जी के सन सुनील शास्त्री जी, कहीं ऐसी आभा में, कहीं ऐसी इमेज में, कहीं ऐसे लेबल में खुद की आइडेंटिटी भी कहीं छिप जाती है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मेरा मानना है कि खुद की आइडेंटिटी छिप इसलिए जाती है क्योंकि लोगों के मन में एक अपेक्षा, एक उनका जो एक्सपेक्टेशन है मुझसे, वो बिल्कुल उनका बन जाता है कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे ऐसे ही होने चाहिए, ऐसे ही होने चाहिए. जब उनके पुत्र हैं तो बहुत कुछ उनका होगा. तो हमारे लिए आपने कहा शुरू अपने इंट्रोडक्शन में कि स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. नहीं, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है. खुद की इमेज बनाने के लिए, खुद की इमेज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हर की मंशा यही है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे से मिल रहे हैं तो उन्हीं की तरह उनका बेटा होगा, उन्हीं की तरह उनका स्वभाव होगा, उन्हीं की तरह उनका हर चीज़ होगा. तो उस तरह से सादगी में देखना चाहता है. तो सादगी, सरलता तो हम लोग ने इनहेरिट किया है बाबूजी से, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसमें स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है. क्योंकि कहीं अब हम जाते हैं तो हम तो सूट भी पहनते हैं, कोट भी पहनते हैं. अब बाबूजी तो धोती, कुर्ता और जैकेट और टोपी पहनते थे. तो लोगों का होता है. एक बार मुझे याद है दिवांग भाई, जब बाबूजी प्रधानमंत्री थे तो बाबूजी से किसी ने पूछा, वो पत्रकारों ने उनसे इंटरव्यू में, कि लाल बहादुर शास्त्री जी, सर आप प्रधानमंत्री हैं, आपको जब हम देखते हैं तो हम हमेशा आपको देखते हैं खादी की धोती, कुर्ता, गांधी कैप में, और आपके बेटों को देखते हैं तो वो जीन्स में भी दिखते हैं, टी शर्ट पहने रहते हैं, घूमते हैं. तो उन्होंने कहा कि उनके अंदर वो सादगी नहीं दिखती जैसे आपके अंदर दिखती है. तो उन्होंने कहा कि अब ज़माना बदल गया है, और जहाँ तक हमारे स्वभाव में, उनके नेचर में आपको वही सादगी मिलेगी, वही चीज़ मिलेगी. कपड़ों से उनको मत तराशिए, कपड़ों से उनको कंपैरिजन मत करिए. बात यहीं पे आके अटकती है कि वक्त जैसे बदलता है, उस बदलाव के साथ लोगों को बदलना भी चाहिए. तो इसी बात में आगे दोहराते हुए कि जिस तरह से एक वक्त में एक एथिक्स, एक पैटर्न, एक स्टाइल, एक विचारधारा जो कंटिन्यू रहती है, वक्त बदलने के साथ साथ क्या उसको भी बदलना चाहिए? मैं सीधा पूछता हूँ उस एथिक्स को, पॉलिटिकल एथिक्स, बिकॉज द एथिक्स ऑफ पॉलिटिक्स जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स है उनको सिखाया जाता है जी. हाँ. कहा जाता है कि एथिक्स कभी बदलते नहीं है, लेकिन जिस तरह से वक्त बदलता है, पैंतरे नए नए आते रहते हैं. ओके, ऐसे वक्त पे क्या एथिक्स ऑफ पॉलिटिक्स भी बदलना चाहिए? What is your individual opinion? नहीं, यहाँ देवांग भाई मैं बिल्कुल अलग सोचता हूँ. मैं समझता हूँ कि बदलनी नहीं चाहिए, लेकिन बदल रही है बड़ी तेज़ी से, और बदलती गई है हमेशा. और राजनीति में वो जो नैतिकता थी, जो मॉरल वैल्यूज़ थे, जो एक समर्पण की भावना थी लोगों के मन में, जो करने की, देश की सेवा करने की, वो निरंतर समय के अनुसार बदलती गई. लोगों ने, एक समय था जब लोग नेता देश को देते थे, लेकिन धीरे धीरे समय ऐसा आ गया जब नेता देश को देते नहीं हैं बल्कि देश से लेते हैं. तो ये मेरा मानना है कि जो मॉरल वैल्यू, जो राजनीतिक नैतिकता है राजनीति में, ईमानदारी, पारदर्शिता, एक समर्पण की भावना, देश सेवा की भावना, राष्ट्रवादी होना, ये बहुत आवश्यक है अगर हमें अपने इस देश को एक विशाल, यहाँ चोट पहुँचे ऐसा सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपको, बहुत कॉन्शियसली पूछ रहा हूँ. और ये बातें मेरे हिसाब से कॉमन मैन, जो हर एक इंसान, हर एक हिंदुस्तानी चाहता है
क्या एथिक्स की और ऐसी सूफियानी बातें करने का ठेका सिर्फ पॉलिटिशियन को ही है? वो बातें तो ऐसी करते हैं, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन वही दलदल में रह के काम तो वही करते हैं। ये कहीं दोहरी बातें नहीं है क्या? बातें एथिक्स की करने की, बातें करो पॉलिटिक्स में गंदगी नहीं लाने की, लेकिन गंदगी उन्हीं के द्वारा फैलाई जाती है। बाकी क्या कॉमन मैन, एक सामान्य हिंदुस्तानियों में इतनी ताकत नहीं है जो इतने भ्रष्टाचार तक पहुंचे? क्या क्या मानते हैं आपकी दलदल में रह के सफाई की बातें करना कितना कितना योग्य है ये? मैं समझता हूँ कि जब आप दलदल में फंसे रहते हैं तो तभी जाके गंदगी का एहसास होता है। हाँ, लेकिन आप उसमें से निकलना भी आपके अंदर विल पावर होना चाहिए, आपके आत्मशक्ति होनी चाहिए जो आपको दलदल से बाहर निकाले, लेकिन एक स्वच्छ रूप में निकाले। ये ना हो कि आप दलदल में फंस गए तो फंस ही गए, और अगर आपके पास अपने कुछ एथिक्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, तो उनको अगर आप आगे बढ़ाना चाहें तो कोई आपको रोकेगा नहीं, बल्कि आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा। और मैंने ये देखा, मुझे तो अब लगभग 35 साल से ज़्यादा राजनीति में हो गया है, और राजनीति जिस तरह से बदली है, हर वर्ष बदलती आ रही है, तो उसमें एक बड़ा कठिन समस्या थी मेरे लिए कि उसमें कैसे मैं रहूं, किस तरह से अपने आप को मेंटेन करूं, किस तरह से समाज के सेवा करूं, किस तरह से देश की सेवा करूं। तो उसमें मैंने हमेशा प्रयास किया, कोशिश की। अब ये मैं इंसान हूँ, कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हो जाती होंगी, त्रुटियाँ होती होंगी, लेकिन मैंने कोशिश इस बात की कि जो लाल बहादुर शास्त्री के आदर्श थे, जो उनके विचार थे, वैसे मेरा बड़ा दुर्भाग्य था कि मैं केवल 16 ही वर्ष का था जब उनका इंतकाल हो गया, उनका निधन हो गया, और मैंने उनको खो दिया। लेकिन उनसे 15-16 साल में इतना कुछ सीख लिया है मैंने, जिस धरोहर को मैंने अपने संजोए रखा है अपने मन में। उनके आदर्श, उनके विचार इसलिए मेरे मन में है क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है जहाँ पे मैं गलती करता हूँ, जहाँ कुछ होता है, तो मेरे पास इस समय तो कोई न वो शास्त्री जी भी नहीं है, न मेरी पूजने माँ ललिता शास्त्री हैं, लेकिन उन दोनों की समाधि विजय घाट आज दिल्ली में है, जहाँ बाबूजी का अंतिम संस्कार हुआ था, और उनके बगल में ही हमारे माँ ललिता शास्त्री जी का भी संस्कार हुआ है। तो आज दोनों समाधि हैं, तो कभी ऐसी उलझन मुझे आती है, कभी पड़ जाती है, कभी समस्या में होता हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा ये समझता हूँ कि वहीं पहुँचकर वहाँ बैठूँ, समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश। हाँ, कोशिश करूँ। और एक बड़ा हमारी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा कभी भी दुविधा में तुम अगर हो तो हाँ ना कि 2 पर्ची बना लो और जाकर मेडिटेट करो, ध्यान से बैठो शास्त्री की समाधि के आगे, उनके सामने रख दो चरणों में, और फिर अपनी बात को, सवाल को उनके सामने रखकर उसमें उठाओ। माता जी ने कहा था जब भी दुविधा आए तो हाँ या ना 2 पर्ची बनाओ और उनको समाधि पे रखो बाबूजी की, और वहाँ पे। तो क्या सुनील जी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस छोड़ के जनता पार्टी, तो उस टाइम भी चिट्ठी वहीं पे रखी थी क्या? जी हाँ, बिल्कुल रखी मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने कांग्रेस में जब था तो मुझे लगता था कि मैं शायद पूरी जीवन भर कांग्रेस में रहूँगा और कांग्रेस के आदर्शों को आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन वहाँ पे एक ऐसी उलझन आई जीवन में, जब हरे पीले पन्ने दिखने लगे मुझे चेकबुक के कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे सोचना चाहिए। तो उस समय मैंने ज़रूर ये किया था, और समाधि पर मुझे जब हाँ का, ये जो पीले पन्ने थे वो गोल्डन पन्ने थे, आने वाले भविष्य के वाले गोल्डन पन्ने देखे थे, या जब खराब हो गए वो पीले पन्ने देखे थे? उस समय तो कांग्रेस की स्थिति मैं सही स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ख़राब हो रही थी, जिस समय मैंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। तो उसके बाद फिर मैं ऐसे खराब मौके पर अपनी पार्टी को छोड़ना ये अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। जब पार्टी बहुत ख़राब मौके पे, तो मेरे हिसाब से उसी दलदल में रह के उसको सुधारने की कोशिश की होती। तो मैंने सुधारने की जितनी ज़्यादा कोशिश की मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन दुर्भाग्य से कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा था, और मैं देख रहा था कि समय बीतता जा रहा है। अगर हम अपने जीवन के समय को ख़राब करेंगे, नष्ट करेंगे, और देश की जो सेवा करने का जो मैंने संकल्प लिया था बाबूजी के समक्ष, बाबूजी के अंतिम संस्कार के बाद जो उन्होंने मुझे एक कार्य दिया था, मुझसे उन्होंने कहा था, मुझे याद आता है जब मैं 14 साल का था, 15 साल का, उस समय वो प्रधानमंत्री थे और ताशकंद जाना था उनको, तो मुझसे उन्होंने कहा कि सुनील
तुम्हारा कार्यक्रम हमने सुना, तुम्हारी अम्मा कह रही थी कि मुंबई जाने का है, उस समय बॉम्बे कहते थे। तो मैंने कहा बाबूजी हम लोग के दोस्तों के साथ कार्यक्रम बनाया है बॉम्बे का। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बॉम्बे क्यों जाना चाहते हो? तो मैंने कहा वहाँ थोड़ा घूमेंगे, ज़रा एंजॉय करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने देश को समझने की चेष्टा करो, देश को समझने की कोशिश करो। तो मैंने कहा क्या चाहते हैं आप? उन्होंने कहा नहीं वहाँ मत जाओ, आदिवासी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के जाओ। हम वहाँ कह देते हैं शंकर दयाल शर्मा जी से, जो बाद में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने, उनसे कह देते हैं वो सब इंतजाम कर लेंगे, तुम जाओ। और आदिवासियों के जीविका को, उनके जैसे कैसे रहते हैं, जीवन को समझने की चेष्टा करो, कोशिश करो। तो मैंने कहा बाबूजी ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन कुछ काम तो बताइए कि क्या करके आऊँ जिससे आपको लगे कि हाँ हमने कुछ अचीव किया, मैंने कुछ पाया, प्राप्त किया। ये बात है 14-15 साल की। जी हाँ, जब मैं 15 साल का था वो प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो चुका था उसके बाद वो ताशकंद जा रहे थे समझौते के लिए। तो बाबूजी ने मुझसे कहा कि बेटा मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, नेशनल डिफेंस फंड के लिए फंड जो है, तुम जाओ तो गांव-गांव में जहाँ जहाँ जाओ लोग से मिलो, बातचीत करो, तो उनसे अपील करो कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में पैसा दें, नेशनल डिफेंस दें, और मैं तुमको 10,000 का टारगेट देता हूँ। बड़े खुश होकर बाबूजी ने मेरे पीठ पर हाथ रखा और कहा 10,000 का टारगेट देता हूँ। और मैं वहाँ से चला, मैंने कहा 10,000 नहीं, मैं बाबूजी 30,000 लेकर आऊँगा। ओके। मैंने उनको कहा ट्रिपल। और मैं गया और जाता रहा 10 दिन, पूरा 10 दिन वो ताशकंद में थे, मैं इधर जाता रहा। और 10 जनवरी की रात हमारा एक कार्यक्रम था विदिशा में, और उसके बाद हमको गंज बसोदा जाना था। तो याद है मुझे कि उस दिन 2:30 बजे हमको कलेक्टर साहब ने, तो सब मीटिंग चल रही थी, हम लोग लेट हो गए थे, लेकिन वहाँ मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि 2.5 लाख का चेक और देना है। बाकी हम कलेक्ट कर चुके थे, हम ऑलरेडी करीब 30-40 हज़ार कलेक्ट कर चुके थे, और 2.5 लाख का, तो 3 लाख का लगभग मेरे पास राष्ट्रीय सुरक्षा कोष का कहा। मैंने बाबूजी ने 10 कहा, मैंने 30 कहा, और उसका मुझे 3 लाख हुआ। इतना खुश था कि आप मान नहीं सकते कि जो 15-16 साल का नवयुवक अगर कोई चीज़ लक्ष्य को प्राप्त कर ले तो कितना ज़्यादा खुशी उसके अंदर होती है, कितना। तो बहुत मैं खुश था, और मैंने कहा शंकर दयाल जी से कि अब तो हम लोग बड़े मज़े से जाएंगे, और बाबूजी ने जो मुझसे कहा था पूरा हो गया। तब मुझे याद है कि उस समय उन्होंने कहा ठीक है अब हम लोग थोड़ी देर आराम कर लें, फिर हम लोग को कल सुबह 7 बजे तक 8 बजे तक हम लोग गंज बसोदा के लिए निकलेंगे फिर वहाँ। तो हमने कहा ठीक है, और हम लेटे सो ही नहीं पाए थे। करीब 4 बजे मुझे उठा दिया गया और मुझसे कहा गया कि आपको भोपाल जाना है, अब गंज बसोदा का कार्यक्रम रद्द हो गया है, नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा फिर इतने जल्दी क्या, हम बाद में चल सकते हैं? उनका नहीं, आपको जाना है, जल्दी जाना है। तो हम उठे, हम सीधे आए शंकर दयाल शर्मा जी के कमरे में। तो जब मैं आया तो देखा, मैंने उनको बहुत रो रहे थे, फूट के रो रहे थे, लेकिन मैं समझा नहीं, नादान था, समझ नहीं आया, सब अंदाज भी नहीं किया, मैंने गेस भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि चलते हैं हम लोग। तो हम लोग चले आए। जब भोपाल पहुँचे और राजभवन में, जहाँ उस समय केसी रेड्डी साहब राज्यपाल थे, तो मैं कोशिश किया कि उनके पास 6:30-7 बजे जाऊं, पूछूं, तो वो भी मुझसे नहीं मिले। तो बड़ा दुखी था मन कि क्यों, क्या बात हो गई। फिर मुझे कहा उनकी पत्नी ने कि सुनील आपको दिल्ली जाना है, और मुख्यमंत्री उस समय डीपी मिश्रा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनका डीपी मिश्रा जी आपको अपने स्टेट प्लेन में ले जाएंगे। तो मैं आ गया, अब स्टेट प्लेन तक आया। बैठ मैं बहुत देर से अखबार ढूंढ रहा था, टीवी देखने चाहता था। टीवी तो उस समय था नहीं, बहुत कम था, लेकिन ये रेडियो था, अखबार तो, लेकिन नहीं मुझे मिल पाया। एक जब एयरपोर्ट पे पहुंचा, तब मैंने, जब प्लेन में बैठने जा रहा था, तब मैंने एक शास्त्री, बहुत बड़े अक्षरों में शास्त्री, अंग्रेजी का अखबार था, उसमें शास्त्री देखा मैंने, लेकिन कुछ समझा नहीं। मुझे फिर भी ये लगा कि शास्त्री जी का समझौता वहाँ पर हो गया है, लगता है उसी की न्यूज़ होगी कि ताशकंद डिक्लेरेशन हैज़ बीन साइंड एंड ऑल दैट। फिर मैं आ गया, बैठ गया, और फिर वहाँ से उड़ कर मैं आया, दिल्ली आ गया। जब दिल्ली आया तो हवाई अड्डे पर बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मुझे लगा कि बाबूजी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है क्या कि ये यहाँ पर शायद
हम, क्योंकि उन्होंने वहाँ मुझसे इतना कहा था कि दादी की आपका निधन हो गया, दादी का। तो थोड़ा सा मैं बताया था, तो मैं दुखी तो था मेरा मन, क्योंकि कभी इससे पहले कोई निधन हुआ नहीं हमारे परिवार में, तो आई वॉज फीलिंग सैड। लेकिन वहाँ पर फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये चलिए आपको गाड़ी ले जाएगी, और मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा बाबूजी आ रहे हैं? तो हाँ आ रहे हैं। तो मैंने कहा तो हम रुक जाते हैं, फिर उन्हीं के साथ चलें? तो कहा नहीं आपको ले जाते हैं घर वहाँ 10 जनपद पे, और वो आ जाएंगे। वहाँ जो भीड़ देखी मैंने, मुझे लगा कि इतना लोकप्रियता बाबूजी की हो गई है शायद, कि आज पूरा देश उनकी माँ का निधन सुनकर उनको इकट्ठा हुआ है, उनको संवेदना देने इकट्ठा हुआ है कि भाई आपकी माता जी का निधन हुआ। वहाँ से भी चल कर आ गया, घर आया। घर पर हमारे दोनों भाई, तीनों भाई, हरि भैया, अनिल शास्त्री, अशोक छोटा वाला मेरा, तीनों रो रहे थे, हमारे सिस्टर्स रो रही थी। तब भी देखिए मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ ये। फिर उन्होंने कहा कि अम्मा को आप पीछे वाले वरांडे में हैं, चलो वहाँ चलते हैं। तो मैं फिर समझा कि उन्होंने दादी का मुझे गलत बताया, मेरी माँ का निधन हो गया है, और मैं उनके साथ अम्मा के पास। जब मैं यहाँ पहुँचा बरामदे पीछे, और वो अम्मा का जो सिंदूर टीका लगाती थी बड़ा राउंड बड़ा सा, वो नहीं था, वो मिटा। तब मैं समझा कि हमारे पिताजी नहीं रहे। आज भी ये वाकया याद करते आँख नमी हो बिल्कुल जाती है। आपने बात बताई कि एक ऐसी उम्र जब समझ भी इतनी नहीं थी कोई चीज़ को समझने की, उस वक्त बाबूजी ने शायद ये पहला या अंतिम एक आपको लक्ष्य दिया था कि ये करना है जी। और वो भी कोई एंटरटेनमेंट वाले फील्ड में घूमने जाओ ये वो नहीं, लेकिन कहीं लोगों के बीच में जाके लोगों के दर्द समझो और राष्ट्र के लिए कुछ अनुदान इकट्ठा करो। बात मैं वापस वहीं ले जाता हूँ, पीले पन्ने पे। ऐसा कौन सा पीला पन्ना देखा कांग्रेस में जो इतने सालों तक दिखा नहीं था? क्या वो नादानियत थी, या वो लोग पीले पन्ने लिखने वाले इतने स्मार्ट थे कि सुनील जी तक वो पीले पन्ने पहुँचे नहीं? नहीं, मैं समझता हूँ कि उस समय इतना ऐसा हालत हो गई थी देश की, क्योंकि बड़े स्कैंडल्स होने लगे थे, और मैं मंत्री था, देखता था कि कैसा होता है। लेकिन केंद्र में एक बड़ा भारी एक आया बोफोर्स वाला मामला, और उस समय वीपी सिंह जी ने उसको उठाया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और वो मेरे पहले मुख्यमंत्री थे जब मैं उत्तर प्रदेश मंत्री था। तो उनके साथ मेरा बड़ा क्लोज रिलेशनशिप था। हम हमेशा उनको भैया बोलते थे, क्योंकि हमारी माँ ने उनको 5वें पुत्र के रूप में माना हुआ था, तो हम भैया मानते थे। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय इतना उछल गया था मामला कि मुझे लगा अराउंड 89-90 में कि मतलब कहीं ना कहीं हम गलत जगह बैठे हुए हैं। हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो बाबूजी चाहते थे मुझसे, जो उन्होंने मुझसे उम्मीद की थी, और मैंने करने के प्रयास हमेशा किया, वही करता था मैं, बिल्कुल उन्हीं के कोशिश करता था, उनके पच्चीनों पर चलूँ, हाँ पच्चीनों पर चलूँ, लक्ष्य को प्राप्त करूँ। तो मुझे ऐसा लगने लगा। तो एक उस समय तो कम उम्र भी थी, नौजवान था, अभी भी है हाँ, लेकिन उस समय तो और ज़्यादा, तो एकदम जोश में आकर मुझे लगा कि मैं गलत पार्टी में मैं छोड़ना चाहिए मुझे, और मैंने छोड़ा उसको। मतलब ये कहा जा सकता है कि जब कांग्रेस में स्टेबिलिटी दिखती है तो सुनील जी कांग्रेस में चले जाते हैं। नहीं, मैं नहीं अभी लगता है कि मनमोहन जी ने ना बोल दिया, मनमोहन सिंह ने, तो अभी सुनील जी वहां से निकल के अभी सामने वाले यहाँ देवांग भाई, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि मैं कभी भी अपॉर्चुनिज्म की राजनीति नहीं की मैंने। नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है ये, मैंने जहाँ स्टेबिलिटी आप देखते हैं वहीं पे जाते हो। स्टेबिलिटी नहीं, कहीं भी मैंने कोई पद के लिए कभी राजनीति नहीं की। बस जो मुझे मिला, जो जिम्मेदारी मिली, उसका निर्वहन मैंने ईमानदारी, कर्मठता से और निष्ठा के साथ किया। जहाँ मुझे लगा कि मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, ये लोग मुझे कुछ काम नहीं कराएंगे मुझसे, मुझे बैठा देंगे, तो मुझे लगा कि बैठने के लिए मैं नहीं आया। अब बैठाने की बात कर रहा हूँ। जितने भी हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े हीरोज थे आज़ादी के वक्त, या तो पूरे अभी तक के, जब तक आज़ाद होने के बाद भी जिन जिन लोगों ने इस देश के लिए कुछ किया, या तो आज़ादी के वक्त पे भी जिन्होंने अपना सर्वस्व मतलब दे दिया था इस देश के लिए, ऐसे परिवार से बहुत कम लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में लंबे अरसे तक रहते हैं। सिर्फ
नेहरू गांधी फैमिली को छोड़ के गांधी जी के परिवार वाले, शास्त्री जी जैसे आपकी बात करें हम, एक्टिव पॉलिटिक्स में उतना वो फायदा नहीं ले, फायदा इन द सेंस कि आप में जो है जीन्स में है, कैसे लिया जाए इसको कि क्या वो बातें आज की तारीख में जो भी लोग हैं, जो वोटर से, युवा है, महिला है, सीनियर सिटीजन से, क्या उससे प्रभावित नहीं होते, या तो फिर वो टैलेंट नहीं दिखा पाए ये परिवारजन, जो भी मैंने परिवार के नाम बोले गांधी नेहरू परिवार को छोड़ के, बाकी न सुभाष जी का कोई दिख रहा है, न शास्त्री जी के परिवार में भी आप आए, जो मिनिस्ट्री आपको मिली, फिर बाद में अगेन कहीं आप साइलेंट हो गए, कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ गांधी। तो क्या इसको कैसे कैसे लिया जाए इस मामले को कि बाकी धरोहर उन्होंने संभाली नहीं, फिर ऐसा कह सकते क्या हम? नहीं, मैं इस कि उपयोग नहीं किया गया सही में। मैं दिवांग भाई इस बात से नहीं एग्री करता। धरोहर हम लोगों ने, सब ने, हर जो महापुरुष थे उनके अधिकांश ऐसे परिवार जो थे उसके बच्चों ने धरोहर को संभालने की चेष्टा की। तो लेकिन हुआ क्या? लेकिन उसका कारण ये था कि देखिए, जो जागरूकता बढ़ती जा रही जिस तरह से आज, अगर आप देखें तो पिछले 10-15 सालों में जो मीडिया का एक रोल रहा, और विशेष तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वो बहुत महत्व रखता है। कैसे लोग बढ़ गए, आज 1 साल 1.5 साल में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ और दिल्ली के असेंबली के चुनाव में उनको विजय प्राप्त हुई। दुर्भाग्य से जब हम लोग सब थे राजनीति में, मैं जिस समय था, उस समय मीडिया का कोई ज़्यादा बड़ा रोल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का था, वो भी थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था। तो हम लोगों की बातों को, हम लोगों के विचारों को, हम लोग के कार्य करने के तरीक़ों को लोग समझ नहीं पाए। कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंचता नहीं, ज़्यादा नहीं पहुँचते। तो इस कारण से क्या हुआ, और क्योंकि आप ईमानदारी से राजनीति करते थे, आपके पास कोई ऐसा गलत सलत पैसा नहीं था कि जो आप इधर कर दें उधर। आपने आम आदमी पार्टी की बात छेड़ी, तो मैं बताता हूँ कि क्या सुनील जी भाई को नहीं कह सकते, आह्वान नहीं कर सकते? मतलब किनका? आपके भाई को कि हमारे साथ जुड़िए। नहीं, हमारे भाई अनिल भाई तो इस समय कांग्रेस में हैं। हाँ। और वर्किंग कमेटी की स्पेशल इनवाइटी हैं। उनका बेटा, बड़ा बेटे ने, हाँ, तो उनको नहीं कह सकते नौकरी छोड़कर वो चला गया आम आदमी पार्टी। आप भी आ जाइए और अपने बेटे को भी लेके आ जाइए। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, अनिल जी की बात कर रहा हूँ। अनिल जी को भी कहिए कि मैं तो आ गया, देखो भैया जमा नहीं, ये पीले पन्ने आप भी देख लो, ये बाबूजी वाला नहीं है, ये पीले पन्ने बाबूजी के कोर्स में नहीं थे, आप भी आ जाइए, हम भी जाते। तो क्या 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 सुनील जी को ये बुद्धि ज्ञान हो गया, तो भाई साहब को नहीं दिला सकते? नहीं, लेकिन मेरे उसके आपने आगे मेरी बात नहीं सुनी। आम आदमी को हुआ, लेकिन आम आदमी आज कहाँ पर आ गया, कहाँ किस जगह आ गया? और जब मेरे भतीजे ने मुझसे आशीर्वाद दिया तो मैंने आशीर्वाद दिया। सुनील जी, बाबूजी के विचार, बाबूजी के जो भी ख्यालात थे, बहुत ही ऐसे थे कि सादगी वाले, आपने बोला कि अंत्योदय वाले, और आपको भी ट्रेनिंग के लिए भेजा था। अब मेरे हिसाब से आप भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वही अंत्योदय जो वाद था उसी के ऊपर, उससे प्रभावित होकर आपने जिस तरह से बताया आप कहीं जुड़ना चाहते। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी जी में वो सादगी नहीं है। बात कुर्ता पहनते हैं, लेकिन वो स्टाइल तो उनकी बहुत ही वो रीच क्लास वाली होती है। तो ये कहीं क्लेश नहीं करेगी आपको खुद को? आने वाले दिनों में आपको भी लगे कि ये बात है अंत्योदय की है, लेकिन थोड़ा हाईफाई दिख रहा है मुझे, क्या ये भी मन बदल सकता है क्या सुनील जी का आने वाले दिनों में? नहीं, इसमें मोदी जी में क्या देखा आपने, सादगी देखी या स्टाइल देखी? नहीं, स्टाइल को मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि स्टाइल तो हर आदमी में कुछ ना कुछ होता है। देखिए, आप सादगी में भी एक स्टाइल होती है। हाँ, स्वाभाविक है ये कि आप पर्सनालिटी डिफ़र करती है टू पर्सन, और उसमें एक अलगाव है। कई लोगों में बड़ा अच्छा लगता है कि अब आज अगर हम देखें बॉडी लैंग्वेज की आज बात होती है। अब देखिए, समय बदल गया ना, लाल बहादुर शास्त्री जी के और नेहरू जी के टाइम पे बॉडी लैंग्वेज नहीं था लेकिन आज बॉडी लैंग्वेज की बात होती है। तो आज बॉडी लैंग्वेज में अगर देखें तो हम समझते हैं नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पर हैं आज देश में। और नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट बात करने का ढंग, जो बोलते हैं, एक रोड मैप जो उन्होंने इस देश का, इस जनता के सामने रखा है, इस देश के एक विजनरी के रूप में क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, इसके बारे में सोचने के बाद देश को कौन सी दिशा में ले जाना है,
शायद ऐसी सोच नरेंद्र मोदी में है। हाँ, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और उनका एक कार्यकर्ता के रूप में, अब तो मैं पार्टी में हूँ तो उनका कार्यकर्ता के रूप में मैं उनको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज मैं ही अकेला नहीं, देश के कोने कोने में लोगों के मन में आज उनके प्रति ये एक जिज्ञासा सी जागी है, उनके मन में एक भावना सी जागी है कि नरेंद्र भाई में हमें वो सब दिखता है कि ये शायद वो एक मजबूत प्रधानमंत्री का रोल निभा सकेंगे, एक मजबूत सरकार का रोल निभा सकेंगे, जो कि हमारे जो परंपरा हमारी रही, जो हमारे हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, हमारी धरोहर जो है भारतीय संस्कृति की, भारतीय अपना परंपरा की, राष्ट्रवादी परंपरा की, ये सब हमें मिलेगा। सुनील जी यहाँ रोकूंगा। मुझे मालूम है कि आप मजे हुए खिलाड़ी है पॉलिटिक्स के, फिर भी दिल में जो सच बातें होती है वो कह ही देते हैं, उसमें अपने आप को रोकते नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं, हमारे माध्यम से सब लोग जानना चाहते हैं कि सुनील जी भारतीय जनता पार्टी में आना, सुनील जी का कि किसका कॉल था और क्या था और कब आया था? मैं जब नरेंद्र भाई के स्पीचेस को सुनता था और जब उनके स्पीचेस में मैं सरदार पटेल जी के प्रति सम्मान और आदर देखता था, अपने पूजनीय पिता लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति सम्मान और आदर देखता था, और दुर्भाग्य से कांग्रेस में लाल बहादुर शास्त्री जी की एक छोटी सी फ़ोटो लग जाती थी अगर कोई एआईसीसी का सेशन हो रहा है कहीं, मतलब उनको उस तरह से याद नहीं किया जाता था जिस तरह से उनका जो उनका हक बनता था, जो उनका एक रोल था। तो मुझे लगता था कि नहीं, आज नरेंद्र भाई लेते हैं, तो मैंने नरेंद्र भाई को यही कहा कि आपका ये, आपने कॉल किए थे उनको? मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको बधाई दी और मैंने उनसे कहा कि आप, और ये दिल्ली मतलब ये 4 राज्यों के चुनाव के बाद या पहले? नहीं, पहले ये तो मैं बात तो करता ही रहता था, उनसे बात होती थी। और उसके बाद जब 4 इलेक्शन हो गए पूरे, तो मैंने बहुत, आपने जैसे कहा, तो मैंने कांग्रेस में बहुत कुछ करने की चेष्टा की, कितना किया, यहाँ तक पत्रिका में लिखा मैंने, लेगेसी इंडिया में एक आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने सब रीज़न दिया कि क्यों हारे, वो भी मैंने हाई कमान के सामने रख दिया, लेकिन वहाँ सबकी आंखें बंद हैं। फाइनल हाथ मिलाने वाला कॉल कब था कि आ जाइए या तो हमें बुला लीजिए? किसका कॉल था फाइनल वाला कॉल जो बीजेपी जो? नहीं, मैं तो, मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं आऊँ, और मैं उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिला, राजनाथ सिंह जी से मिला और मोदी से बात की, और मुझे जब स्वागत मेरा था, मुझे मालूम था कि मुझे लेंगे, बड़े प्यार से लेंगे और हमको जिम्मेदारी देंगे, काम करने का अवसर मिलेगा, तो मैंने सोचा कि मुझे आना चाहिए और मैं आ गया। और मैं आज समझता हूँ कि आज भी मैं ये कहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं शायद अपने पूजनीय पिता लाल बहादुर शास्त्री जी के जो आदर्श थे, जो उनके विचार थे, जो एक मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि उनके उस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाऊं, मजबूती से पूरा कर सकूं। अंतिम सवाल, क्या आने वाले दिनों में हम सुनील शास्त्री जी को इस चुनाव में कैंडिडेट की तरह देखेंगे या बैकडोर एंट्री राज्यसभा के मेंबर के हिसाब से देखेंगे? मैं पूरी सब कुछ छोड़ता हूँ नरेंद्र भाई के ऊपर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर। पार्टी जो फैसला करेगी उसको मैं 100% पूरा करूँगा और बड़े खुशी से करूँगा, और मुझे एक आनंद रहेगा कि कम से कम मैं उन विचारों को आगे ले जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम आशा रखते हैं कि आप जो विचार लेके आए हैं, जो उद्देश्य से आए, उस उद्देश्य को आप पूर्ण करें और जो पीले पन्ने हैं उनको कहीं धोने की कोशिश करें। आने वाले में दिनों में ऐसे पीले पन्ने लिखे न जाए, उनका ध्यान रखें, ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। દર્શક મિત્રો, આથી વાત સુનિલ શાસ્ત્રીજી સાથે. એક વિચાર બાદ એમને એવું લાગ્યું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે આવનારા દિવસોમાં ક્યાંક આ દેશની પ્રગતિને, વિકાસને દિશા આપી શકે તેવું છે ને તેના જ કારણે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના પુત્ર સુનિલ શાસ્ત્રીજીએ ભારતીય જનતા પાર્ટી જોડવાનો વિચાર કર્યો છે. અને પહેલી મુલાકાત આ નિર્ણય લીધા બાદ ગુજરાત ન્યૂઝ અને નિર્માણ ન્યૂઝ સાથેની ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.